आर शर्मा क्लास 12 एक्सरसाइज 27.2 इंट्रोडक्शन पार्ट। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे इस टॉपिक पे, इस इंट्रोडक्शन पार्ट पे, कि दो लाइन है, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। कंडीशन होगा परपेंडिकुलर और पैरेललिज्म का, तो दोनों कंडीशन देखेंगे, और वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो बनाता रहता हूँ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएंगे। देखिए टॉपिक क्या है इसमें कि एंगल बिटवीन टू लाइन। स्टेटमेंट क्या है ना, समझिए बात को, कि मान लिया कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टू लाइन बी दिस। दो लाइन हो गए ना, लाइन का वेक्टर इक्वेशन होगा। मान लिया कि ये और ये दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। अब दीज टू लाइन आर पैरेलल टू द वेक्टर v1 और v2। अगर ये वेक्टर इक्वेशन है, समझ में आ रही है बात, तो ये लेमडा v1 ये है क्या, किस फॉर्म का है, कि एक लाइन किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है और एक पैरेलल वेक्टर के पैरेलल है, किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है। तो गिवन वेक्टर कौन है, पैरेलल v1। तो v1 और v2 क्या है, वो पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, जब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर और पैरेललिज्म बताऊंगा तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, ग्राफ बना के बताऊंगा, फिल करवाऊंगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए क्या समझिए, v1 और v2 के दो वेक्टर पैरेलल है। सपोज मान लीजिए ना कि एक लाइन है, मान लिया l, ठीक है, तो इसके अलोंग एक पैरेलल वेक्टर ले लेता हूँ v1, इसके एगो लाइन ले लिया m, ठीक है, बात को समझिएगा। इसके पैरेलल में मैं मान लिया सपोज b वेक्टर। तो ये जो एंगल है ना थीटा, ये एंगल जो बनेगा ना b1 और b2 वेक्टर के बीच में, वही एंगल के इक्वल होगा। तो आप l और m के बीच में एंगल निकालने का कोई लिंक नहीं है, तो इसीलिए क्या किया है ना कि b1 और b2 वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा वही एंगल लाइन l और m के बीच में होगा। तो हम लोग को रिलेशन पता है b1 और b2 के बीच का डॉट प्रोडक्ट से। b1 डॉट b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, b1 का मैग्नीट्यूड, b2 का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो यहाँ से वो एंगल निकल के आएगा। आई होप कि बात क्लियर हुआ होगा। तो ये इक्वल कैसे होगा, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर के बाद में हम देखेंगे वहाँ पे। तो अभी हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, कॉस थीटा जो होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड अपॉन b2 का मैग्नीट्यूड। ना अब बात करते हैं क्या, ये कॉस थीटा जो आया फॉर्म एंगल, ये वेक्टर फॉर्म में आया, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकलेगा, ये वेक्टर फॉर्म का कहानी था। अब जब b1 वेक्टर है तो मान लेते हैं लेट b1 वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप। b2 वेक्टर जो है वो भी तो होगा ना कंपोनेंट के फॉर्म में। तो b2 वेक्टर इक्वल टू a2 i कैप b2 j कैप एंड c2 k कैप। क्या करने का कह रहा है, डॉट प्रोडक्ट निकालने के कह रहा है। तो कॉस थीटा इक्वल टू a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप डॉट a2 i कैप b2 j कैप प्लस c2 k कैप अपॉन b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, इस कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, स्क्वायर का अंडर रूट। तो b1 और b2, तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर का अंडर रूट, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब डॉट प्रोडक्ट में i कंपोनेंट i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होते हैं। तो हम i कंपोनेंट और i कंपोनेंट को ही से मल्टीप्लाई करूँगा, i और j में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो लिखने से फ़ायदा। तो मैं यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू लिख दूँ a1 a2, j और j से मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 b2, k और k से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया डॉट प्रोडक्ट में। तो c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर
का अंडर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस छूट गया है C2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या निकला? कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब हम कंडीशन देखते हैं वेक्टर फॉर्म का। कंडीशन ऑफ, थोड़ा फिगर भी बनाते हैं तो इसको ना पहले इरेज कर देता हूँ। वेक्टर फॉर्म आपको दिमाग में आ गया, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया, इसे नोट कर लीजिए। मैं इरेज करता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि इधर लाइटनिंग से ना बहुत लिखता हूँ तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, दिखता नहीं है, तो उधर मैं एक्सटेंड हो नहीं पाऊँगा। मेरे पास स्पेस है इतना ही, बोर्ड तो है बड़ा, लेकिन मोबाइल के कवर जितने मोबाइल के स्क्रीन है उतना में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्क्रीन को ही छोटा करना ही पड़ता है। थोड़ा डिस्टेंस लेके जाऊंगा तो फिर आपको फ्रंट बहुत छोटा छोटा दिखेंगे, तो उसमें भी बहुत लोग कमेंट किए कि सर बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो मैं थोड़ा जूम करके स्क्रीन भर में ले आया। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम है भाई, क्या दिक्कत है, छोटा छोटा भी टॉपिक एक बार में देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। पहले नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है ना, या परपेंडिकुलर लिखिए टॉपिक। ठीक है, थोड़ा फील करते हैं, मैं बोला था कि थोड़ा फील करेंगे इसमें। तो जब 3D लेते हैं, ये x हो गया, y हो गया, z हो गया। दो लाइन का क्या कंडीशन है कि वो परपेंडिकुलर हो, समझ में आ रही है बात ना। एक लाइन ले लिया सपोज L, ठीक है, एक लाइन ले लिया सपोज, एक ये L है और ये M है, ठीक है। ये दोनों के बीच में कितना एंगल होगा वही हम अभी निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। तो इससे रिलेट करते हैं, अगर ये लाइन L है तो ये इसका वेक्टर इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, या तो एक गिवन पॉइंट से पास हो और या फिर गिवन वेक्टर से पैरेलल हो। तो सपोज ये लाइन के अमोंग एक पैरेलल लाइन ले लिया b1, इसका भी तो एक कोई लाइन हो, वेक्टर इक्वेशन होगा पैरेलल, तो उसके लिए मैं मान लेता हूँ सपोज लेट b2। ये और ये पैरेलल है, इसको थोड़ा पीछे बैक लेके जाते हैं, ऐसा हो गया। तो आप देखिए b1 और b2 के बीच में ये एंगल थीटा होगा, इसको θ1 मान लेते हैं, इसको θ2। अब चूंकि ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल, इसको सपोज मान लिया θ3, इक्वल होंगे, θ1 इक्वल टू θ3, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और θ2 इक्वल टू θ3, क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस इक्वेशन से RHS इक्वल तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी θ1 और θ2 क्या हो गया, इक्वल। तो इसीलिए L और M का कोई लाइन का कोई रिलेशन पता ही नहीं है, तो इसलिए क्या करता है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों यूज किए हम लोग b1 और b2 वेक्टर, क्योंकि b1 और b2 वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जब b1 और b2 वेक्टर के बीच में जब एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं तो वही एंगल दो लाइन के बीच के एंगल के इक्वल होगा, तो अब क्या चाहिए। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे लिखे थे cos थीटा इक्वल टू डैट, यानी कि cos थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। अब परपेंडिकुलर होने के लिए ये जो थीटा है, दोनों थीटा या फिर θ2 बोलिए या θ1 बोलिए, दोनों तो एक ही है, थीटा क्या होना चाहिए, π/2। फॉर परपेंडिकुलर थीटा मस्ट बी π/2, तभी तो cos π/2 इक्वल टू b1 डॉट b2 का वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। cos 90 0, तो 0 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई समथिंग, तो b1 वेक्टर डॉट
b2 वेक्टर इक्वल टू 0। ये आ गया आपका परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन। लाइन में भी यही कंडीशन वेक्टर में भी था, सिंपल। नाउ पैरेललिज्म का, ठीक है, पैरेललिज्म का क्या कंडीशन है? कुछ नहीं, जो वेक्टर में था उसमें भी इसमें भी वही होगा। क्या था? पैरेललिज्म बोलिए या फिर कोलिनियरिटी बोलिए, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में कोलिनियरिटी का कंडीशन पढ़ाया हूँ। b1 और b2 दो वेक्टर है तो b1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा b2 वेक्टर, ये रिलेशन लेके आ गए तो बोलेंगे क्या है, दोनों वेक्टर कोलिनियर है, पैरेलल है। समझ में आई बात? या फिर जब दोनों वेक्टर पैरेलल है तो लाइन भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा। नहीं होगा, फील करके देखिए। चलिए मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ 3D। x y z, एक लाइन लिया L, एक M लिया, L के अलॉन्ग एक पैरेलल वेक्टर b1 ले लेता हूँ, M के अलॉन्ग एक पैरेलल वेक्टर b2 ले लेता हूँ, तो देखिए b1 और b2 भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा। तो ये था परपेंडिकुलर और पैरेललिज्म का कंडीशन। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म में। अब हम लोग कार्टेशियन के फॉर्म में अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या कंडीशन यूज करेंगे? इक्वेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको कार्टेशियन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और आपको फाइंड आउट करना होगा, शो करना होगा कि आप शो करिए कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, कार्टेशियन फॉर्म में अभी मैं बताया था कि दो लाइन के बीच में एंगल इस फॉर्म में रहेगा। कैसे किया था, डिराइव भी बताया था मैं आपको। अभी इस फॉर्म में दिया होगा ऑलरेडी, ठीक है। और आपको पूछेगा कि सपोज मान लीजिए कि एक लाइन का इक्वेशन है, ये कार्टेशियन फॉर्म में और ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। क्या डिमांड कर सकता है आपसे, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? बताइए कि दोनों परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। सही करिएगा कि सर मजाक कर रहे हैं क्या? ए बी सी x1 y1 z1 का कुछ का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है। हाँ भाई नहीं दिया हुआ, लेकिन जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मूला तो निकाल सकते हैं इसी से ना। जनरल इक्वेशन ये है, वैल्यू थोड़ी पुट करके अभी दूंगा जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। जब ये समझ जाएगा तो वही क्वेश्चन भी बन जाएगा। ये देखिए क्या था, बताया था इसके पहले कॉन्सेप्ट पे 27.1 में, जब भी कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो रहा है तो a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो है। अब कहीं पे डायरेक्शन कोसाइन भी रहता है तो कंफ्यूज मत हो जाइए। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन दोनों का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो कहीं पे भी डायरेक्शन रेशियो दे दिया जाएगा, कहीं डायरेक्शन कोसाइन भी, कन्फ्यूजन मत होइए। कभी यहाँ पे a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो भी दिया रहेगा, कहीं यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन, तो कन्फ्यूजन होने की बात नहीं। कन्फ्यूजन है तो वेक्टर के चैप्टर में डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के आइए। तो a1 b1 c1 दिया हुआ, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, b वेक्टर b1 वेक्टर, इससे हम निकाल लेंगे b2 वेक्टर। तो क्या निकल के आएगा, a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप डायरेक्ट। ये देखिए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में, कंफ्यूज मत होइएगा, कार्टेशियन फॉर्म में तभी निकलता है जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा होगा। ये ऑलरेडी बात को समझिएगा कि एक लाइन दिया होगा, एक गिवन पॉइंट से पास हो रहे हो और ये किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो इसके हेल्प से वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे और उसके हेल्प से हम कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे, तो ये आएगा। तो ये तभी आएगा जब ये कंडीशन रहेगा। या फिर ये रह सकता है कि कोई लाइन किसी गिवन दो पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उसको हम पहले वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे और देन मैं कार्टेशियन फॉर्म में निकालूंगा। तो जो भी आएगा कार्टेशियन फॉर्म में, समझिएगा बात को, इसको हम फिर से वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना। इसको इसके पहले 27.1 में हम करवा चुका हूँ। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर देंगे तो अगेन मैं देखिए इसके हेल्प से, दो गिवन पॉइंट के हेल्प से मैं कार्टेशियन फॉर्म में लेके आ सकता हूँ, ठीक है।
इसके हेल्प से अगेन मैं इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। बात को समझिएगा, फिर मत कहिएगा कि सर इसमें से तो इसी में ना ला सकते हैं। अरे भाई, इसके हेल्प से ये लेके आ गया, इसके हेल्प से ये लेके आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कुछ भी दिया हो रहा है, एक पॉइंट पैरेलल या 2 पॉइंट, दोनों केस में अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालना हो तो दिमाग में बैठा लीजिए कि वो एक गिवन वेक्टर के पैरेलल होगा ही होगा। ये 27.1 के कंडीशन में सेटिस्फाई करवाया हूँ, बताया हूँ अच्छे से। तो ये कहाँ से कहाँ आ गया भाई, ये सब डिटेल हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, बस अभी कंडीशन देख लेते हैं। तो ये क्यों बता रहा हूँ तो समझा रहा हूँ आपको। तो B1 का हो जाएगा A2 I कैप, B2 J कैप एंड C2 K कैप। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या बताया था, परपेंडिकुलर का कंडीशन बताया था किसमें, वेक्टर फॉर्म में, कि B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर क्या होंगे, 0 होगा। तो B1 B2 निकालने का मतलब कि ये निकल के आएगा, ये है ना B1 B2, A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप, A2 I कैप, B2 J कैप, C2 K कैप। हमेशा से यही करते आया हूँ, जब भी कार्टेशियन फॉर्म में अगर कुछ निकालना हो तो मैं उसको पहले वेक्टर फॉर्म वाला लेके आता हूँ, वेक्टर फॉर्म के हेल्प से कार्टेशियन फॉर्म में ले आता हूँ। ऐसे भी अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलर का कंडीशन पड़ेगा, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है एंगल का, यहाँ 0 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा। यहाँ से भी वही कंडीशन आएगा, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में कंडीशन है परपेंडिकुलर का। तो ये फॉर्म में दिया हुआ रहेगा 2 गो लाइन, इस A1 A2 को मल्टीप्लाई करिए प्लस B1 B2 को प्लस C1 C2 को। तो ये बैकग्राउंड का जानकारी लेने से ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, समझने में बिल्कुल आसानी हो जाता है। बस ये फॉर्मूला रट जाने से कुछ होने वाला नहीं। फिर सोचिए सर ये A1 A2 B1 B2 कहाँ से है, कोई बता भी देगा कि सर जो भी यहाँ पे रहेगा बाबू वही A1 B1 है। ये भी रटना बहुत खतरनाक है, घुमा के दे देगा, कार्टेशियन फॉर्म में ना दे के वो दे देगा जो अभी मैं बता रहा था। तो उसके हेल्प से आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। बहुत कुछ है सोचना, दिमाग, बोला था स्टार्टिंग में। प्लेन में 12th का वेक्टर पढ़ लिए, वेक्टर के बाद हम लोग पढ़ गए स्ट्रेट लाइन, फिर प्लेन। ये तीनों चैप्टर में जितना एनर्जी है ना, आपका माइंड को उथल पुथल मचा दीजिए, सोचिए बैठ के, तब कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने होगा, इंटरेस्टिंग होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, कह रहे यार बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है, तो होगा ही, दिमाग तो ख़राब होगा। अगर नहीं टाइम दीजिएगा इस चैप्टर में तो दिमाग तो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो चलिए, ये तो हो गया परपेंडिकुलर का। पैरेलल का कंडीशन देख लेते हैं। तो पैरेलल का कंडीशन, पैरेललिज्म है भाई, पैरेललिज्म का स्पेलिंग हटाइए, गोली मारिए, पैरेलल लिख दिया सीधा। अब क्या बताया था, B1 और B2 का ही बात कर रहा है ना, तो पैरेलल का कंडीशन बताता है, या फिर कोलिनिटी का, B1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B2 वेक्टर। ठीक है, B1 के लिए ये वाला पुट कर देते हैं, A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप, लैम्डा B2 के लिए A2 I कैप, B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ठीक है, I कंपोनेंट और I कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो लैम्डा A2 रहेगा, यहाँ पे A1 रहेगा, तो A1 इक्वल टू लैम्डा A2। J कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो B1 इक्वल टू B2 नहीं, लैम्डा B2। K कंपोनेंट के साथ कंपेयर करें तो C1 इक्वल टू लैम्डा C2। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा A1 बाई A2, यहाँ से लैम्डा हो जाएगा B1 बाई B2, और यहाँ लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा C1 अपॉन C2। सब तो लैम्डा ही है, तो इक्वेट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। ये पैरेलल का कंडीशन हो गया, सारा कंप्लीट। एंगल 2 लाइन के बीच में निकालने का वेक्टर फॉर्म में बता दिया और कार्टेशियन फॉर्म में बता दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर और
पैरेलल का कार्टेशियन फॉर्म में कंडीशन बताया, और ये वाला बताया वेक्टर फॉर्म में है, और ये भी वेक्टर फॉर्म में है। कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो जो भी आज बताया हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ के आइएगा एक्सरसाइज में, नहीं तो फिर वहाँ पे माथा मत खराब करिएगा सर कि नहीं है समझ में आया, नहीं समझ में आया। बोलते तो नहीं है लेकिन कुछ बहुत है माइंड में, तो जरूर क्वेश्चन आता होगा। अगर आता है तो सही ट्रैक पे है, अगर माइंड में डाउट नहीं आ रहा है तो सही ट्रैक पे नहीं है भाई, सोचिएगा इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेहनत करिए। 12th में नंबर लाना है तो मेहनत करना होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि 10th पढ़ लिए ना, हंसी खेलते हुए, हंसी मजाक में आपका 80+ नंबर ले आ सकते हैं, लेकिन 12th में क्या होगा, वही हंसी मजाक करिए और एग्ज़ाम दीजिए। नहीं पॉसिबल है 80% ला के दिखाइएगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसमें लेवल जो क्वेश्चन का लेवल जो है ना 12th बोर्ड में थोड़ा बहुत डीपली पूछता है, ठीक है, क्योंकि यही तो बेस है। अगर 11th 12th अच्छे से अगर पढ़ लिए ना तो फिर कोचिंग का क्या ज़रूरत है। आपका थोड़ा सा मेहनत अटैम्प्ट करने पे आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। यही तो बेस है आईआईटी का, और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, मेडिकल के फील्ड में 11th 12th। 10th तो कुछ है ही नहीं, आप फील किए भी होंगे अभी तक। 12th में है तो समझ में आ गया होगा कि लेवल क्या है 10th का और 12th का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।